आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी। संतोष सर, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए। थैंक यू संदीप जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई एम प्रिविलेज्ड टू हियर। सर, इससे पहले कि हम शुरुआत करें शो की, पहले ये बताइए कि आपके लिए दिवाली का त्यौहार कैसा रहा, कैसे मनाई आपने दिवाली? सबसे पहले हैप्पी दिवाली आपको और आपके तमाम दर्शकों को। देखिए, दिवाली के दिन तो हम लोग जो है मार्केट में जो ट्रेड होता है उस समय ऑफिस में थे, लेकिन उसके बाद जो है चूंकि कलकत्ता में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर काफ़ी तूफान और चक्रवात की आशंकाएं थी और पूरा दिन जो है कलकत्ता में बरसात रही है और कुछ तूफान भी था, हल्के थे। तो और यहाँ की दिवाली थोड़ी फीकी रही उस तरह से, क्योंकि लोग पटाखे या फिर और भी कुछ जो है बाहर में इवन मतलब दीपक भी नहीं जल रहे थे, इतनी हवाएं चल रही थी। नेक्स्ट डे डेफिनेटली लोगों ने काफी ज्यादा पटाखे फोड़े क्योंकि वो सारे बचे हुए थे। तो थोड़ी इस बार मौसम के लिहाज से थोड़ी फीकी रही हमारे इस जोन में दिवाली। चलिए, अच्छा है सर, मौसम की वजह से सही वहाँ पे पटाखे कम फूटे हैं कोलकाता में, लेकिन एहतियातन दिल्ली और एनसीआर के इलाके में जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा इस समय हम देखते हैं कि हवा का स्तर काफ़ी ख़राब रहता है, तो उस लिहाज से एहतियातन पटाखे फोड़ने के ऊपर रोक लगाई गई थी, जिस वजह से इस बार हमने देखा पिछले सालों के मुकाबले जो पटाखे हैं वो कम फूटे, लेकिन लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा था, लोगों ने जमकर एंजॉय किया है। तो दिवाली का त्यौहार इस बार भी लोगों के लिए काफ़ी खास रहा है। चलिए सर, अब वापस लौटते हैं हमारी चर्चा के ऊपर, और आज हमारा जो खास पैकेज है वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पर था। तो पहले इससे जुड़े सवाल ही ले लेते हैं। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में हमने देखा कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में जो अब तक नतीजे आए हैं मिले जुले रहे हैं। गुजरात फ्लोरो का मुनाफा बढ़ा है 74% के आसपास, लेकिन इसी स्पेस की दूसरी कंपनी है नवीन फ्लोरिन, उसका मुनाफा साल दर साल करीब 8.5% के आसपास घटा है। पूरे सेक्टर को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? नतीजे कैसे रहने वाले हैं इस पूरे स्पेस के? देखिए, मुझे लगता है कि संदीप जी नतीजे थोड़े मिक्स बैग रहेंगे। जहां पर कंपनियां अपने मार्केट स्पेस गेन कर रही हैं, जैसे कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, रेफ्रिजरेंट्स में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है इन्होंने, जिसके कारण कि कंपनी के कहने की मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं और काफ़ी अच्छा पैसा इन्होंने केपेक्स में डाला है। तकरीबन समझ लो आपकी 3,500 करोड़ रुपए डालने की बात कर रहे हैं अगले 2-3 सालों में। ये कंपनी डेफिनेटली स्पेस गेन करेगी। नवीन फ्लोरीन में थोड़े से निराशाजनक देखने को मिले क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन रहा है, कंपनी पास ऑन नहीं कर पाई है पूरी चीज़ें। अब पूरे क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि जैसे अतुल लिमिटेड के नंबर्स आए हैं वहाँ भी थोड़े ठीक थे। आरती इंडस्ट्री से जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर नंबर ठीक आने की उम्मीद है। दीपक नाइट्राइट के नंबर्स थोड़े से डिम आ सकते हैं। तो एक मिक्स बैग होगा क्योंकि मटेरियल कॉस्ट बढ़े हुए हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण, और वहीं पर फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों के कारण मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर में एक मिक्स बैग रिजल्ट होंगे। लेकिन लॉन्गर टर्म के लिहाज से अगर आपको इस सेक्टर में अच्छी कंपनियां निचले स्तरों पर मिलती है तो मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा बेट होगा, क्योंकि जैसा इंडिया में जो बिजनेस आ रहा है चाइना के बाद वो काफ़ी जो है उत्साहवर्धक है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मिक्स बैग यानी कि मिले जुले रह सकते हैं नतीजे, और इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, फ्यूल कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। भले ही ये जो केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं पिछले कुछ क्वार्टर से इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, बिक्री और मुनाफे की ग्रोथ तो अच्छी रहने का अनुमान इस बार भी है, लेकिन इनके जो मार्जिन्स है उसके ऊपर दबाव की आशंका जताई जा रही है। जैसे ये जो दोनों फैक्टर्स आप भी मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि तिमाही दर तिमाही इनपुट लागत से जुड़े कुछ अहम प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमतों में कमी हुई है, लेकिन या तो फिर स्थिरता रही है या कमी आई है तिमाही दर तिमाही अगर हम देखें, लेकिन साल दर साल ये जो कुछ की इनपुट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में उछाल ही रहा है, जिससे मार्जिन पर दबाव जारी रहने की आशंका इस बार भी जताई जा रही है। रुपए में कमजोरी से थोड़ी राहत जरूर है इन कंपनियों को, लेकिन फिर भी मार्जिन में जो सुधार है उसकी उम्मीद काफी कम एनालिस्ट करके चल रहे हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? ये जो मार्जिन को लेकर दिक्कतें हैं ये कब तक सुधर सकती हैं? कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि इन कंपनियों के जो मार्जिन हैं उसमें एक अच्छा खासा मीनिंगफुल जो सुधार है वो देखना शुरू हो जाएगा? देखिए संदीप जी, इंडिया के लिहाज से अगर देखें तो बाहर में एनर्जी कॉस्ट काफ़ी गिरे हैं, लेकिन हमारा चूंकि रुपया भी पैरेलली गिर चुका है तो हमें वो बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इंडिया एज ए इकोनॉमी कह लें या इंडिया गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट है या फिजिकल पोजीशंस हैं वो रिलेटिवली बेटर हैं देन अदर
मेजर इकोनॉमीज, और जो आईएमएफ की उम्मीदें हैं कि इंडिया में ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा, तो कैपिटल जो है वो डेफिनेटली फ्लो करेगी इंडिया में। एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना डेफिनेटली हम देख रहे हैं, जिसके कारण कि रुपया जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है, डॉलर, तो वहाँ पर रुपया हमें कमजोर होते हुए दिख रहा है। तो ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वार्टर शायद आपको देखने को मिले जहाँ पर चीज़ें वर्ल्ड वाइड स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगी, और सारी चीज़ें फिर बैक टू स्क्वायर वन होते हुए नजर आ सकती है। ठीक है, तो मार्जिन्स में सुधार होने के लिए संतोष सर हमें बता रहे हैं कि केमिकल कंपनियों को इस सेक्टर को करीब 2 से 3 तिमाही का और इंतजार करना होगा। उसके बाद हो सकता है कि ये जो पूरा दिक्कतें जो चल रही हैं, जिस तरह से रुपया कमज़ोर हुआ है, उस वजह से भी इंटरनेशनली जिस तरह से कमोडिटी प्राइजेस में या तो फिर एनर्जी प्राइजेस में कमी हुई है, उसका इम्पैक्ट हमने इंडिया में नहीं आता वो दिखा है। लेकिन राहत की बात यह है कि जैसे हमें संतोष सर बता रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, तो छोटी अवधि के लिए सही दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि इस पूरे सेक्टर में जो जिस तरह से कीमतें नीचे आएंगी, एनर्जी कॉस्ट नीचे आएंगी, उससे मार्जिन्स में भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। अब जरा सर इस सेक्टर के आउटलुक की बात कर लें तो हम देख रहे हैं कि एक तो ये कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ा रही हैं, भले ही एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है, फ्यूल कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन इनके पास प्राइसिंग पावर है। ये अपने ग्राहकों को उसे पास ऑन करने की प्राइसिंग पावर रखती हैं। और दूसरा, इनकी जो एक्सपोर्ट्स की मांग है वो मैं पढ़ रहा था सर, बहुत मजबूत है। ऐसे में आगे का जो आउटलुक है इस सेक्टर का, वो आपको कैसा नजर आ रहा है? और कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको इस सेक्टर में पसंद हो, जो आप लॉन्गर टर्म के लिए रिकमेंड करना चाहें? देखिए संदीप जी, कोविड के बाद जो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज कह लें या मेजर इकोनॉमीज ने जो स्टैंस लिया है कि China+1 जो है हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, जहाँ से कि हम अपने कच्चे माल का प्रोक्योरमेंट या फिर जो भी मतलब आपूर्ति है उसे हम कर सकें। तो China+1, और कभी कभी हम देख रहे हैं कि कई कंपनियां चाइना माइनस देख रही हैं, मतलब चाइना से निकलकर दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रही हैं कि कहाँ पर जाया जा सकता है। तो उसके लिए इंडिया मुझे लगता है कि एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस हो सकता है। और यहाँ पर सरकार की जो नीतियां हैं और उसके बाद जो भी कंपनियां केपेक्स में पैसे डाल रही हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हुए डाल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर का आउटलुक आने वाले दिनों में अच्छा रह सकता है। और इस सेक्टर में जो कंपनियां अपने ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाल रही हों, वहां पर नजर रखनी चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि 2 कंपनियां आने वाले दिनों में एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। उसमें आरती इंडस्ट्री है, जो कि बेंजीन कह लें केमिस्ट्री में दुनिया में जानी मानी कंपनी है, काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर भी है इनका। और ये कंपनी काफ़ी अच्छे जो है कह लें 3,500 करोड़ रुपए अपने ग्रोथ एसेट्स में डालने की बात कर रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि 900 रुपए के टारगेट आपको हो सकते हैं। और दूसरी कंपनी जुबलेंट इंग्रेविया है, जो कि जुबलेंट ग्रुप की कंपनी है। और ये भी कह लें कि एपीआई सेगमेंट में है। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि 2,000 करोड़ के आसपास मैनेजमेंट जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर ग्रोथ एसेट्स में पैसे डालेंगे। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छे हैं, आपको कह लें कि इफिशियंट मैनेजमेंट है। अगर आप इनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी देख लें तो मुझे लग रहा है कि ये 2 कंपनियों में जहां पर कि मैनेजमेंट अच्छे हैं, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है कंपनियों की, और ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाल रहे हैं, तो ये एक जो है राइट इन्वायरमेंट का प्ले हो सकता है। तो ये 2 कंपनियां अच्छी हैं। जुबलेंट इंग्रेविया मुझे लगता है कि 800 रुपये तक के टारगेट आने वाले 1 सालों के अंदर दिख सकते हैं। ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो कि ग्रोथ एसेट्स में लगातार निवेश कर रही है। इसमें आप 900 रुपये के टारगेट के साथ निवेश कर सकते हैं। और दूसरी कंपनी है जुबिलेंट इंग्रेविया, यहाँ पे भी आप चाहें तो लंबी अवधि का नजरिया रखें तो 800 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 2 स्टॉक्स हमें बताए गए हैं इस पूरे स्पेस से जहाँ पे आउटलुक काफ़ी अच्छा है, एक आरती इंडस्ट्रीज का और दूसरा है जुबिलेंट इंग्रेविया। चलिए, तो केमिकल सेक्टर के बाद अब हम बढ़ते हैं बाजार की ओर। सर, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप टेक्निकल्स फंडामेंटल दोनों को ट्रैक करते हो, तो मैं मौका खोना नहीं चाहता हूं कि बाजार के ऊपर भी आपकी एक राय लेना चाहूंगा। बाजार की अगर हम बात करें सर, तो ग्लोबल दिक्कतों और विदेशियों की जो बिकवाली है उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में निफ्टी करीब 650 अंक के आसपास उछला है। 17,450 एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा रहा था, इसको भी निफ्टी ने अब पार कर लिया, उसके ऊपर के लेवल्स अब देखने को मिल रहे हैं। नवंबर महीने की जहां तक बात है, अब फेस्टिविटीज के बाद ये जो पूरा महीना है नवंबर का, कौन से ऐसे अहम स्तर हैं जो कि निफ्टी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिहाज से? देखिए संदीप जी, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे अक्टूबर महीने के लिए, तो वहां पर हमने बताया था कि 18,200 से लेकर 17,200, और या ब्रॉडली कह लें 17,000 के आसपास जो लोअर बॉटम जो है, जो बॉटम है वो लोअर रेंज होगा। तो मार्केट को भी हमने देखा कि उसी के आसपास से जो है ट्रिगर लिया और ऊपर आ गया।
ओवरऑल अगर मार्केट को देखें फंडामेंटली या टेक्निकली, फंडामेंटली अगर बात कर लें तो इंडिया में जिस तरह से कंपनियों के रिजल्ट्स हैं या जिस तरह से केपेक्स लाइंड अप हैं, बैंकों में जो हम लोन ग्रोथ देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमें इंडिकेट कर रही हैं कि इंडियन मार्केट जो है अच्छा रह सकता है आने वाले टाइम पे। और चूंकि बाहर के मार्केट में वोलेटिलिटी है या वहाँ के मार्केट में जो न्यूज़ हैं उसके कारण यहाँ पर मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और विद इन रेंज हो रखा है। और सेम रेंज में इस महीने भी देख रहा हूँ कि जो प्रीवियस मंथ में 18,200 ये एक जो है एक सीलिंग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और निचले स्तरों पे 17,200 से 17,000 ये ब्रॉडली नीचे के रेंज होंगे जहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको जब कभी भी रेंज के निचले स्तरों पे निफ्टी मिलता है और चुनिंदा स्टॉक्स जो कि अच्छे मैनेजमेंट, अच्छी कंपनियां हों, उस जगह पे आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में उनको ऐड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है एक रेंज में है। बाहर का मार्केट जैसे ही आप देखेंगे कि वहां पर कोई भी स्थिरता दिखेगी हमें या फिर आउटलुक अच्छे होते हुए दिखेंगे तो मार्केट हमारा ये रेंज ब्रेक कर देगा और वो 18,200 के ऊपर अगर रेंज ब्रेक कर देगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम 20,000 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन एज एन जो है डेट मुझे लगता है कि 18,200 17,200 ये ब्रॉडर रेंज रहेंगे। 20,000 तो सर बहुत ऊपर की बात होगी, 18,604 ही लगवा दीजिए, ऑल टाइम हाई है, उसी से बाजार बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बाजार की चाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी आप अभी मेंशन कर भी रहे थे, वो है रुपए की कमजोरी, जो आप कह रहे थे कि शायद एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। कुछ सेक्टर्स के लिए हम देखते हैं कि रुपया कमजोर होता है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है उस नजरिए से देखा जाए तो रुपए का कमजोर होना काफी चिंताजनक है। क्रूड ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक रुपया, दूसरा क्रूड और तीसरा है रिजल्ट सीजन, ये कुछ तीन ऐसी मोटी मोटी चीजें हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे बाजार निर्भर करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट सीजन को लेकर अभी तक आपका क्या व्यू है? जितनी भी कंपनियों के नतीजे अभी तक आए हैं वो कैसे रहे हैं और आगे आने वाली कंपनियों के जो नतीजे हैं उनको लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, ब्रॉडली जो हम देख रहे हैं कि नतीजे बैंकिंग सेक्टर में अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि बैंकों में अगर देखा जाए तो एनपीए का जो रेजोल्यूशन हुआ है उसके कारण हमने काफ़ी जो है एनपीए को गिरते हुए देखा है, प्रोविजंस कम होते हुए देखे हैं, जो क्योंकि प्रोविजंस ज़्यादा हो रहे थे इसलिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो रही थी और प्रॉफिट जो है कम आ रहे थे। ये सारी चीज़ों का जो है एक सम्मिश्रण होते हुए बैंकों में दिखा है। और लोन ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रही है, 20% के ऊपर लोन ग्रोथ हम देखे जा रहे हैं, मतलब डेफिनेटली डिमांड है रुपए की और कहीं ना कहीं लोग ग्रोथ एसेट्स में वो पैसे लगा रहे होंगे। तो बैंक्स को देखेंगे तो आपको इकोनॉमी का कहते हैं कि एक आईना भी होता है, कि अगर बैंक को ओवरऑल हम देखें ग्रोथ कैसी है लोन की और क्वालिटी ग्रोथ दिखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक्स काफ़ी अच्छा करेंगे। पीएसयू ने तो काफ़ी सरप्राइज किया है इवन फॉर दैट मैटर, तो ये अच्छा रहेगा। मेटल्स और ऑयल एंड गैस यहाँ पर दिक्कतें रह सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में जिस तरह से लेवी किया गया इन दोनों सेक्टर्स में, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा पिलर थे मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस। बाहर में विदेशी बाजार में ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ने के कारण इंडिया में गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसमें एक्सपोर्ट लेवी किया था उसके कारण हमने देखा कि काफ़ी हैम्पर हुआ है, प्राइसेस भी बढ़े हैं, इनपुट कॉस्ट उनके बढ़े हैं और गवर्नमेंट पास ऑन नहीं करने दे रही बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऑयल एंड गैस में, तो वहाँ पर हमको दिख रहा है कि कंपनियों को लॉस काफ़ी आ सकते हैं। मेटल्स भी सिमिलरली अभी जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे आए थे, हमने देखा वहाँ पर कि कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, तो ये क्वार्टर एटलीस्ट मेटल के लिए शायद खराब होगा। और हेंसफोर्थ जो है, क्योंकि इन्वेंट्री लॉस भी था इनका इसमें, और हेंसफोर्थ लेकिन मेटल हो सकते हैं कि अच्छे करें यहाँ से, तो आपको चुनिंदा मेटल स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। नॉन फेरस में हिंडाल्को मेरी पसंद होगी जहाँ पर कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज मेटल में लगता है कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हो सकते हैं। और सरप्राइज जो किया है वो आईटी किया है, क्योंकि आईटी में अगर आप देखें संदीप जी तो बहुत उम्मीदें थी लोगों की कि शायद जो है मार्जिन बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगे और आउटलुक जो है काफी डिम देगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। केवल विप्रो के नतीजे उम्मीद से काफी खराब थे, अदरवाइज बाय एंड लार्ज मुझे लग रहा है कि अच्छा नतीजे रहे हैं। तो मोस्टली मुझे लगता है कि ये जो फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं ये सारी चीजें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे मार्केट को। ठीक है, तो ओवरऑल अब तक जो नतीजे आए हैं वो मार्केट में अच्छे ही देखने को मिले हैं। कुछ एक सेक्टर्स हैं जहां पे निराशा हाथ लगी, जिसमें सीमेंट है और हो सकता है कि मेटल के साथ साथ ऑयल एंड गैस यानी तेल गैस
ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि नतीजों के फ्रंट पे निराश कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। और अभी तक जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले भी हैं। इनके एनपीएस कम हो रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो नंबर्स में साफ तौर पे देखने को मिला। और आईटी में अगर आप विप्रो को छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम आईटी कंपनियों ने जितनी अपेक्षा थी कि नंबर खराब रहेंगे, उससे काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए नतीजे अब तक अच्छे आए हैं और आगे भी एक्सपेक्टेशन अच्छी हैं। 2-3 सेक्टर्स को छोड़ दीजिए तो ओवरऑल जो रिजल्ट सीजन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये तो सीमेंट में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि सीमेंट सर। में अगर देखें तो फ्यूल कॉस्ट संदीप जी डबल होता है, क्योंकि जो फ्रेट कॉस्ट होता है वो एक सब्सटैंशियल पोर्शन है 20-25% के करीब, और इनका जो फ्यूल कॉस्ट होता है वो भी 20-25% के करीब होता है। तो ये दोनों कॉस्ट चूंकि इस क्वार्टर में बढ़े थे, मटेरियल कॉस्ट में ज्यादा बढ़ोतरी हमने नहीं देखी, लेकिन ये दोनों कॉस्टों के कारण काफी सीमेंट कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हुई। तो सीमेंट एज अ सेक्टर भी जो है इस क्वार्टर में उम्मीद है कि काफी खराब कर सकता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर एनर्जी प्राइसेस कम होते हैं तो ये सेक्टर भी अच्छा करेगा। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट जिस तरह से बढ़ी है उसका इम्पैक्ट सीमेंट एज अ स्पेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े तरीके से हमने देखा है, क्योंकि डबल तरीके से इनकी जो कॉस्ट है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा, इसमें बढ़ोतरी होती है, जिसका इम्पैक्ट हम देखते हैं दोहरी मार के तौर पे सीमेंट कंपनियों पर देखने को मिले, जिस वजह से ओवरऑल नंबर्स इस बार काफ़ी खराब आए हैं और आगे भी खराब रह सकते हैं जहाँ तक सीमेंट कंपनियों की बात है। तो ये तो थी हमारी पूरे बाजार के ऊपर और खास तौर पे केमिकल सेक्टर के नतीजों पर चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ संतोष सर आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू।